तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ एक नई कहानी, लाल घाटी का भूतिया घर। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। लाल घाटी के जंगलों के बीच एक पुराना घर था। आसपास के लोग उसे भूतिया घर के नाम से जानते थे और कहते थे जो भी उस घर में गया कभी लौटकर नहीं आया। उसके शरीर का तिनका भी नहीं मिलता। अब इसी राज को जानने के लिए चार दोस्त, आदित्य जो हमेशा कैमरा लेकर तैयार रहता, श्रुति जो पैरानॉर्मल घटनाएं की सच्चाई का पता लगाने के लिए जाती थी, विक्रम जिसके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं थी, और अंकित जो चुपचाप इनके साथ घूमते रहने का काम करता था। चारों ठान कर उस भूतिया घर में जाने का फैसला करते। हल्की शाम से गहराता अंधेरा हो चुका था और वह चारों उस भूतिया घर के गेट तक पहुंच चुके थे। चारों के अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। अचानक ठंडी हवा का झोंका इनके शरीर को छू कर निकला। चारों के शरीर झंझनाहट से भर उठे। किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं। आदित्य ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। चारों उस भूतिया घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर काफ़ी अंधेरा था। घर की टूटी हुई खिड़की से हल्की हल्की चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसकी मदद से घर के अंदर का हल्का हल्का नज़ारा ये लोग देख पा रहे थे। घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। सारा सामान तहस नहस था। घर की दीवारें चीख चीख कर कुछ बताना चाह रही थी, पर उनकी बातें किसको समझ आने वाली थी। जगह जगह मकड़ी के जाले थे। टेबल कुर्सी सब टूट चुका था। घर का सारा सामान अपनी जगह पर दम तोड़ चुका था। आदित्य यह सारा नज़ारा अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है और बाकी तीनों ऐसे घर को देख हैरान थे, क्योंकि पहले ऐसा नज़ारा देखने को कभी मिला ही नहीं। चारों अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अंकित ने देखा खून की धारियां इनकी तरफ बहती हुई आ रही थी। चारों ने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही गेट की तरफ बढ़े, दरवाज़ा झटके से बंद हुआ और दूसरे बाहर जाने के रास्ते अपने आप बंद होने लगे। तभी श्रुति की नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। श्रुति उसके पास गई और उसे देख ही रही थी कि अचानक तस्वीर की आंखें हिलने लगी। श्रुति जोर से चिल्लाई। तीनों दोस्त उसके पास आए। उसने बताया कि कैसे ये तस्वीर मुझे घूर रही थी। आदित्य ने जैसे ही अपना कैमरा उस तस्वीर की आंख पर जूम करा तो ऐसा लगा तस्वीर के पीछे कोई खड़ा है, जिसकी आंखें बहुत डरावनी थी। वह आंखें एकटक आदित्य को कैमरे में देख रही थी। आदित्य पूरा खो सा गया था। अचानक उसके कान में फुसफुसाने की आवाज़ आई। आदित्य को झटका लगा और कैमरा हाथ से गिर गया और टूट गया।
आदित्य ने कैमरा उठाकर देखा तो अपने आप जो पुरानी रिकॉर्डिंग थी वो चालू होने लगी। आदित्य ने वह कैमरा वहाँ पर एक टेबल पर रख दिया। चारों घर में घूमते घूमते ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ी की तरफ बढ़े। सीढ़ियाँ लकड़ी की काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, पर फिर भी चारों ऊपर की तरफ चढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था। कमरे में एक बहुत पुराना टूटा हुआ झूला था जो हवा की वजह से हल्का हल्का हिल रहा था। झूला दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। श्रुति खुद को पास जाने से रोक नहीं पाई। अचानक झूले पर खून से हाथों के निशान उभर आए। श्रुति चीख पड़ी। विक्रम ने झूले को जोर से लात मारी, लेकिन झूला तस से मस नहीं हुआ। दीवारों पर खून से लिखी चेतावनी आई, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। यह पर चारों के चेहरे पीले पड़ने लगे। अंकित ने धीरे से कहा, हम यहाँ फंस चुके हैं। तभी चारों के पीछे से किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने जाने में देर कर दी। चारों ने पलटकर देखा। वहाँ एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी। औरत दिखने में काफ़ी भयानक थी। चेहरे पर आँख नहीं, बस काले गड्ढे हो रखे थे और उसके आसपास काला धुआं उठ रहा था। चारों तरफ वातावरण बदल चुका था। चारों को ठंड लगने लगी, शरीर कांपने लगे। विक्रम ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उस औरत ने अपना हाथ उठाकर विक्रम को हवा में उठा लिया। अंकित और आदित्य विक्रम को बचाने के लिए उसके पास दौड़े। तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी और विक्रम नीचे गिर गया। श्रुति का रो रो कर बुरा हाल था। तभी अचानक कमरे की दीवार से खून टपकने लगा और फर्श पर गिरने लगा। झूला जोर जोर से हिलने लगा, मानो कोई आत्मा झूला झूल रही हो। और वह डरावनी औरत की हंसी चारों के कानों में गूंजने लगी। तभी आदित्य का कैमरा उसको उसी कमरे में दिखा। आदित्य ने कैमरा उठाकर देखा। उस कैमरे में एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें चारों घर में खून से लथपथ गिरे हुए थे। आदित्य जोर से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो कुछ हमारे साथ हुआ नहीं। तभी घर की दीवारें हिलने लगी, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। हवाएं तेज हो गई। कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी कुछ बच्चे उस कमरे में दाखिल हुए। बच्चे दिखने में काफ़ी डरावने थे। आंखों में खालीपन लिए हुए इनके आसपास खेल रहे थे। चारों दोस्तों की हिम्मत टूट चुकी थी। उनकी सांसें तेज हो चुकी थी। श्रुति रोते हुए चिल्लाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों ने बंद दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा ज़रा भी नहीं खुला। चारों हार मानकर पीछे हट गए।
कमरे में सब कुछ स्थिर हो गया। सब कुछ शांत हो चुका था। चारों जानते थे कमरे की यह शांति केवल एक छलावा है। चारों ने कांपते हुए दीवार से लगकर खड़े होने का निर्णय लिया। कुछ देर तक घर में कोई हलचल नहीं। सबको लगा अब सब शांत हो गया है, पर उन्हें क्या पता था डर का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। घर के भीतर का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। आदित्य लगातार कांपते हुए हाथों से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अंकित बार बार अंधेरे में घूर रहा था। उसे वही औरत की परछाई बार बार दिखाई दे रही थी। जैसे ही चारों हॉल से गुजरे, उनके कान में बच्चे की हंसी और उस औरत की गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ठंड का एहसास और बढ़ने लगा। तभी एक अंधेरे कोने से आवाज़ आई, गलती कर दी तुमने आकर, नहीं बच पाओगे। आदित्य ने जैसे ही कैमरे की लाइट उसी कोने में मारी, वहां पर चारों के नाम खून से लिखे हुए थे। तभी विक्रम गुस्से में बोला, डरो मत दोस्तों, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। तभी तेज स्वर में विक्रम बोला, जो कोई भी है सामने आ जाओ, बहुत हो गया मजाक। अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, चुपचाप सामने आ जा। अगर मैंने तुझे ढूंढा, तेरा वो हाल करूंगा, तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी। इतना बोलते ही सब कुछ शांत हो गया। सभी के अंदर जान में जान आई। तभी एक कोने से उड़ती हुई स्त्री विक्रम का गला पकड़ हवा में ले गई। माहौल फिर बदला। तेज हवा चलने लगी। ठंडी हवाएं बढ़ चुकी थी और विक्रम उसके दोस्तों से मदद की गुहार लगाने लगा। बोला, बचा लो यार, ये मुझे मार देगी। तभी औरत के नाखून विक्रम के गले में घुसने लगे। तीनों बहुत कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरह उनका दोस्त बच जाए। अचानक वह औरत विक्रम के शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और उनके दोस्तों के ऊपर फेंक देती है। चारों डर की वजह से इधर उधर भागने लगे। तीनों एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। श्रुति अलग कमरे में छुपी, आदित्य दूसरे कमरे में छुपा, तो अंकित तीसरे कमरे में छुपा। अभी तक सभी साथ थे, इसलिए एक दूसरे को देख हिम्मत बांधे हुए थे। लेकिन अब तीनों अलग हैं। अब वह भूतिया औरत घर में खुलेआम घूम रही है और तीनों को ढूंढ रही थी। उसके बच्चे विक्रम के शरीर के साथ खेल रहे थे। श्रुति यह डरावना नज़ारा देख अलमारी में छुप गई। डर की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। तभी उसका हाथ एक संदूक पर पड़ा। श्रुति ने वह संदूक खोला। उसमें एक किताब थी और एक धारदार वस्तु रखी थी। जैसे ही उस किताब के ऊपर श्रुति का हाथ लगा, श्रुति की आंखें बंद हो गई और वह अचानक एक जगह पर पहुंच गई, जिस जगह पर वह अभी तीनों फंसे हुए थे।
श्रुति देखती है वह घर एकदम आलीशान दिख रहा है। एक खूबसूरत सी औरत अपने बच्चों के साथ खेल रही है। श्रुति को ये देख बहुत अच्छा लगा। तभी एक आदमी घर में आता है। दिखने में शायद इसका पति था, लेकिन ये क्या, साथ में एक औरत, और दोनों शादी करके आए थे। वह औरत और उसका पति आपस में झगड़ने लगे। अचानक पति उस औरत पर हाथ उठाने लगता है। औरत जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। श्रुति देख पा रही थी उसके बच्चे उसकी सेवा कर रहे थे। तभी अचानक कुछ पुरुष उनके कमरे में आते हैं। उनके हाथ में हथियार थे और उस औरत को मार देते हैं। बच्चे रोते रोते कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते तो उस औरत का पति और उसकी नई पत्नी बच्चों को उठाकर घर की छत से फेंक देते हैं। अब श्रुति समझ जाती है उन आत्माओं की इंसानी रूप में कैसे मौत हुई थी। श्रुति अब भी वहाँ खड़ी है और देख पा रही है। घर के पीछे वाले कमरे में एक बड़ा गड्ढा करके रखे थे। दोनों मिलकर उस औरत को घसीटते हुए उस गड्ढे में डाल दिया। एक एक करके उन बच्चों को डालने लगे, लेकिन श्रुति ने देखा उन बच्चों में अभी भी जान थी। फिर भी उन दोनों ने जरा भी रहम नहीं किया और माँ बेटों को उसी कमरे में दफना दिया। श्रुति अभी भी अतीत में है। वह देख रही है, अंधेरी रात है, दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। अचानक वही औरत और बच्चे उसी भयानक रूप में दोनों के सामने आ गए और बड़ी बेदर्दी से तड़पा तड़पा कर मारने लगे। तभी वही भूतिया औरत के सामने एक धार वाला चाकू आकर गिरा। वह डर की वजह से उन दोनों को तड़पता हुआ छोड़ भाग गई। वह आदमी की पत्नी मर चुकी थी, लेकिन उस आदमी में जान बाकी थी। श्रुति उसके पास गई, इंसानियत के खातिर उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक वह आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। श्रुति पहचान जाती है और बोली, अरे ये तो आदित्य की आवाज़ है। श्रुति झटके से वर्तमान में आती है। वो अब भी अलमारी में है और बाहर की तरफ वही औरत आदित्य को हवा में लटकाकर मार रही है और नीचे अंकित उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी श्रुति की नज़र वहाँ पर धारदार हथियार पर पड़ती है। श्रुति हिम्मत दिखाकर हथियार उठाकर बाहर निकलती है। जैसे ही औरत की नज़र श्रुति के हाथ में रखे वो हथियार पर पड़ती है, वह तुरंत गायब हो जाती। आदित्य खांसते हुए धड़ाम से नीचे गिरता है। अंकित और श्रुति आदित्य को संभालते हुए एक कमरे में ले जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। तभी अंकित बोला, तुम गई कहाँ थी?
श्रुति कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे और वह औरत तुम्हें देख भागी कैसे, और तुम्हारे हाथ में वो हथियार कैसा था। तभी आदित्य मजाक करते हुए बोला, एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को देख भागेगी ही ना, और तब जब एक के हाथ में हथियार हो। श्रुति बोली, चुपचाप लेटे रहो, वरना वह औरत तो बाद में मारेगी, उससे पहले मैं ही मार दूंगी। तीनों हंसने लगते हैं। थोड़े मजाक की वजह से डर का माहौल थोड़ा कम हुआ। उसके बाद श्रुति ने सारी बात बताई कि कैसे वह अलमारी में छुपी, उसे किताब मिली और वह अतीत में गई। उस औरत की मौत कैसे हुई। आदित्य बोला, जब तक औरत और उसके बच्चे को मुक्ति नहीं मिलेगी, हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। श्रुति बोली, हाँ बिल्कुल। तब अंकित बोला, हम ये करेंगे कैसे। तब श्रुति बोली, इस औरत और इसके बच्चे के मरने के बाद इनका शरीर इस घर के पीछे वाले कमरे में दफना दिया था। हमें वह जगह ढूंढनी होगी, खोदकर उनकी लाशें बाहर निकालनी होगी और उसे चिता देनी होगी, जिसकी वजह से उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। आदित्य बोला, हम सब ये करेंगे कैसे। हर थोड़ी देर में वह भूतिया औरत मुंह उठाकर आ जाती है और हवा में टांग देती है, और नीचे उसके भूतिया बच्चे टांग पकड़ खींचने लगते हैं। तब श्रुति बोली, जब तक हमारे हाथ में कुछ धारदार वस्तु रहेगी, वह औरत हमारे पास नहीं आ पाएगी। तब आदित्य बोला, इनकी बॉडी है कहाँ। श्रुति बोली, पीछे वाले कमरे में है। तब अंकित बोलता है, देरी मत करो, जल्दी चलो। तीनों अपने पास धार वाली वस्तुएं रखते हैं और कमरे में खोदने का काम शुरू करते हैं। कुछ देर बाद माँ और बच्चे की बॉडी को निकाल लिया जाता है। तीनों बॉडी को निकाल हॉल में रख देते हैं। कोने में वही औरत की आत्मा खड़ी तीनों को गुस्से में देख रही थी और मौका ढूंढ रही थी इन पर हमला करने का। आदित्य बोला, इनको चिता देंगे कैसे। हमारे पास ना पेट्रोल है न घासलेट। तब अंकित बोला, हम जब ऊपर वाले कमरे में गए थे, वहाँ पर 2 घासलेट की केन देखी थी। श्रुति बोली, तुम दोनों जाकर वह केन लेकर आओ, जब तक मैं इनके पास बैठती हूँ। आदित्य बोला, ठीक है। दोनों केन नीचे ले आते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं वह औरत इन दोनों के पास आ खड़ी हुई। तभी आदित्य ने जेब में हाथ डाला तो धार वाली वस्तु उसके जेब में नहीं थी। अंकित ने भी डाला, उसके पास भी नहीं मिली। श्रुति के पास भी नहीं थी। श्रुति ने देखा तीनों का सामान वह गड्ढे के पास ही गिरा था। जैसे ही श्रुति वह सामान लेने दौड़ी, औरत ने उसे जोर से धक्का दिया। श्रुति एक दीवार से टकराई। अब श्रुति बेहोश है और आदित्य अंकित को हवा में उठाकर गला दबाने लगी। नीचे उस औरत के बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों लड़के चिल्ला रहे थे, श्रुति उठ, श्रुति उठ। तभी श्रुति की आँख खुली तो देखी आसपास का वातावरण बदल चुका है। तेज हवाएं चल रही थी। पूरे घर का सामान गिर रहा था।
खिड़की के कांच अपने आप टूटकर नीचे गिर रहे थे, मानो कि कई आत्माएं उस घर में दाखिल हो चुकी हो। तभी आदित्य की आवाज आई, श्रुति बॉडी को जला। श्रुति ने देखा दोनों हवा में लटके हुए थे। औरत उनका गला दबा रही थी। दोनों अपनी जान छोड़ने ही वाले थे। इतने में श्रुति उस औरत और उसके बच्चे की बॉडी को चिता के हवाले कर देती है। आदित्य और अंकित नीचे गिर जाते हैं। श्रुति दोनों को संभालती है। माहौल शांत हो चुका था। घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तीनों के जीवन की अंधेरी रात सूरज की पहली किरण के साथ खत्म होती है। औरत कहीं नहीं दिखाई देती। शायद उसको इस कठिन जीवन से मुक्ति मिल चुकी थी। तीनों ने अपना दोस्त खोया। एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।